नमस्कार। द पब्लिक इंडिया में आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, इस वजह से खुश हूँ कि भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से देशवासियों की अपेक्षा होती है, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो हमारी अपेक्षाओं को पूरा किया है। तो दिल से प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय को, उनके साथ बैठने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों को, कि आज उन्होंने हमारे देश की प्रतिष्ठा जो पूरे विश्व में गिर रही थी उसको बचा लिया है और देश की प्रतिष्ठा उसी रूप में बढ़ रही है जिस प्रकार से हमारा देश जाना जाता था, महात्मा गांधी के देश, एक लोकतांत्रिक देश, एक संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला देश आज वो उन्होंने कर दिया है। जिस प्रकार से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के मसले पे निर्णय लिया है, उससे ये बात सिद्ध हो गई है कि जिस प्रकार से ये चुनावी बॉन्ड लाए गए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था और ये कहा था कि ये कानूनी नहीं है और ये पैसे वापस किए जाएं, और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये भी कहा था कि आप ये बताएं कि हम ये जो पैसे चुनावी बॉन्ड में, जो चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, जिन पूंजीपतियों ने या भ्रष्टाचारियों ने या जो भी थे वो लोग, इनकी जब आइडेंटिटी आएगी सामने तब पता चलेगा ये कौन लोग थे। ये बताएं कि ये कौन लोग थे जिन्होंने पैसा जमा कराया और बॉन्ड खरीदा। बॉन्ड खरीदने के बाद इन्होंने किस पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड दिया और किस पॉलिटिकल पार्टी ने बैंक की शाखा से जाके इसको भुनाया, ये सूचना आप हमको 3 हफ्ते के अंदर दीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई और ये कहा कि ये सूचना एकत्रित करने में हमको ज्यादा समय लगेगा, हमको 30 जून तक का टाइम दीजिए। इसका माने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये चाहता था कि ये सूचना न उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि इससे ऐसे लोगों के नाम का पर्दाफाश हो सकता था जो कि महाभ्रष्टाचारी थे, जो देश विरोधी कृत्यों में संलग्नित थे और देश के अंदर आतंकवादी घटनाओं के और ड्रग स्मगलिंग के जिन पे आरोप सिद्ध हो सकते थे। हो सकता है, ये मैं जानता नहीं कि ऐसा होगा, ये तो तब पता चलेगा जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सूचना उपलब्ध कराएगा कि ये पैसे किसने दिए और बॉन्ड खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी ने ये बॉन्ड भुनाए, जिससे पता चले कि किस भ्रष्टाचारी, पूंजीपति या आतंकवादी या देश छोड़ के भागने वाले नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोग, या पुलवामा में आतंकवादी घटना करने वाले लोग, या ड्रग स्मगलिंग करने वाले लोग, या ऐसे लोग जो जिन पे ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही थी और ईडी सीबीआई की जब इन पे रेड हुई और इंक्वायरी तुरंत बंद हो गई जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो क्या उसके बीच में कोई कोरिलेशन है? तो इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें थी। एक तो ये कि एक पूंजीपति या कोई भी व्यक्ति अगर जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी शाखा से बॉन्ड खरीदता है तो उसका केवाईसी होना था, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना था। इसका मतलब यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में यह चीज सुरक्षित है कि ये बॉन्ड किसने खरीदा। इसके बाद 15 दिन के अंदर उसको भुनाया जाना था, क्योंकि ये माना गया था कि जो बॉन्ड खरीदेगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड देगा और वो पॉलिटिकल पार्टी जब भुनाने जाएगी तो उसका भी केवाईसी होगा और बैंक को ये भी पता चलेगा या उसके रिकॉर्ड में रहेगा कि किसने ये भुनाया। अब तीसरा मुद्दा जो है वो ये हो सकता है कि किसने बॉन्ड खरीदा और किसने भुनाया, इसके बीच में कोरिलेशन स्थापित करने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये कितना समय लग सकता है? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में सालवे साहब ने कहा कि साहब ये सूचना एकत्रित इसलिए हो रही, कोरिलेशन नहीं हो पा रहा है, तो चीफ जस्टिस महोदय ने कहा ठीक है वो टाइम आप लीजिए, लेकिन ये तो बताइए कि बॉन्ड खरीदे किसने थे, क्योंकि उसका केवाईसी हुआ है और किस पार्टी ने जिसका केवाईसी हुआ है पैसे को भुगतान किया 15 दिन के अंदर इसको
एनकैश कराया है, ये सूचना तो दीजिए और तुरंत दीजिए। और नहीं देंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि आप उन लोगों का नाम छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक प्रकार से ये अदालत की मानहानि हो जाएगी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम फ्रेम दिया था, इस टाइम फ्रेम के अंदर ये सूचना दीजिए। और जब ये एक पिटीशन फाइल किया गया कि साहब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है और इसमें मानहानि वो हुआ है, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अभी हम कंटेम्प्ट के नोटिस का कोई नोटिस नहीं लेते, और इसमें आप ये हमें जब सूचना दे देंगे, और अगर ये सूचना देंगे तो हम एक निर्णय लेंगे और नहीं देंगे तो एक निर्णय लेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर सूचना नहीं देंगे, इसका माने ये तो कंटेम्प्ट है, क्योंकि ये सूचना कि बॉन्ड किसने खरीदे और किसने एनकैश किए, ये सूचना तो बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकती है, तब कंटेम्प्ट में। और उसके बाद कंटेम्प्ट अगर होगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी साहब, एमडी साहब, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग, वो सारे के लोग अरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि कंटेम्प्ट में तो अरेस्ट ही होता है, फिर उसके बाद तो और सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट और बेंच के निर्णय का कंटेम्प्ट, ये तो बहुत बड़ा मामला है। और दूसरी बात यह है, अगर कोरिलेशन करने में इतना टाइम लग रहा है, कह रहे हैं अगर सालवे साहब की कोरिलेशन करने में इतना टाइम लग रहा है, तो ये उस संस्था के लिए तो हो सकता था कि टाइम लग रहा है जिनमें 1500 एम्प्लॉइज होते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो लाखों एम्प्लॉइज हैं, 22,000 एंट्रीज हैं, 22,000 एम्प्लॉइज को एग्जम्प्ट कर देते 2 दिन के लिए, वो केवल कोरिलेट करते, एक एक आदमी एक एक अकाउंट को कोरिलेट करता तो भी 5 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाती। इसमें 6 वीक तक आपने किया क्या? 3 वीक तक आपने किया क्या? 3 वीक तक कुछ तो कोरिलेशन कर लिया होगा। इसका मतलब यह है कि ये जो ब्लैक मनी जनरेशन करने वाले लोग हैं, जिन्होंने ये बॉन्ड खरीदे हैं, जिनमें तथा कथित बड़े बड़े ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके नाम से पता चल जाए कि इन्होंने पैसा दिया है, बॉन्ड खरीदा है और उस पॉलिटिकल पार्टी को गया है, तो देश के अंदर पूरा राजनीतिक परिस्थिति बदल सकती है। तो अभी तक मैं सोचता था, हम सोचते थे कि जो 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख सबको देंगे, वो हमको क्यों नहीं मिला। अब समझ में आया कि 15 लाख हमको क्यों नहीं मिला, क्योंकि 15 लाख जो हमको मिलना था ब्लैक मनी से, वो ब्लैक मनी तो बीजेपी को मिल गया, और बीजेपी ने उस पैसे से हर शहर के अंदर 5 स्टार होटल बना लिए, अपने ऑफिस बना लिए। आप जाइए किसी भी शहर के अंदर, बीजेपी के जरा ऑफिस को देखिए, क्या आलीशान ऑफिस है, एकड़ों में बने हुए बड़े बड़े 5 सितारा होटल के तरह के ऑफिसेज हैं, एयर कंडीशन रूम्स हैं, गेस्ट रूम्स हैं, खाना पीना फ्री है, बड़ी सुविधाएं हैं। तो 15 लाख हमें मिलने थे, मिल वहां गए। तो ये जो हुआ है, इसके माध्यम से अब एक और नई घटना घटी, आपने सुना, जो अरुण गोयल साहब हैं, जो चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, अचानक रिजाइन कर दिया। 3 लोग होते हैं चुनाव आयुक्त, एक पांडे साहब हैं, वो तो उनका टर्म खत्म हो गया था, वो रिटायर हो गए। गोयल साहब ने अचानक रिजाइन कर दिया, अब बचे एक राजीव जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, हो सकता है 1-2 दिन में वो भी रिजाइन कर दें। अब ये क्यों रिजाइन कर रहे हैं? क्या ये इसलिए रिजाइन कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी को पता चल गया है कि वो चुनाव हारने वाले हैं? 400 पार तो छोड़िए, 50 पार नहीं हो रहा है, इसलिए चुनाव आयुक्त जब तीनों रिजाइन कर देंगे तो उसके बाद कहेंगे कि साहब 1-2 महीने का टाइम लगेगा, चुनाव आयुक्त होंगे, वो काम समझेंगे, फिर निर्देश देंगे, दौरे करेंगे, इसलिए मुझे 3-4 महीने और प्रधानमंत्री बनने दीजिए और फिर कुछ नया कांड करने का प्रयास होगा। तो मेरे ख्याल से माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक और जो पिटीशन उनके पास पड़ी हुई है, उसपे ये ध्यान देना चाहिए कि जो एक निर्णय लिया था कि जो चुनाव आयुक्तों का नियुक्ति होगी, उसमें मुख्य न्यायाधीश महोदय होंगे, माननीय मोदी जी होंगे और लीडर ऑपोजिशन होंगे, और ये 5 जजों की बेंच ने ये निर्णय लिया था। उसके बाद अध्यादेश के मामले से इसको बदल दिया गया और ये कहा गया कि नहीं, माननीय जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इस कमेटी में नहीं होंगे, इस कमेटी के अंदर माननीय मोदी जी होंगे, उनके चयनित कोई मंत्री होंगे, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे कोई अनुराग सिंह ठाकुर, गोली मारो वाले फेमस वाले हो, उनको रखा जाएगा और लीडर पोजीशन होंगे, 2 लोग उनके होंगे, तो वो अपने मुख्य आयुक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त कर लेंगे। और चुनाव आयुक्त हो सकता है कि वो माननीय अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी को नियुक्त कर लें, अब कौन रोक लेगा?
जब 2 की मेजोरिटी होगी और लीडर अपोजिशन अकेले होंगे, फिर जो मसीह साहब थे चंडीगढ़ वाले फेमस, जिन्होंने मुहर लगा लगा के वोटों को इनवैलिड किया था, उनको भी रख सकते हैं और उसके बाद फिर अपना खेल होगा। एक और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है ईवीएम की। इसका मतलब ये है कि अब ये पता चलना चाहिए, ये तो मेरे ख्याल से सबको, जनता को, देश की जनता को जानने का अधिकार है कि अरुण गोयल साहब ने रिजाइन क्यों कर दिया। क्या उन पे दबाव था? क्या ईवीएम में सेटिंग्स हो चुकी हैं? क्या उनको पता चल गया था कि सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा है कि जो अरुण गोयल साहब की नियुक्ति हुई थी वो नियुक्ति गैर संवैधानिक थी, कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन था। लगा 24 घंटे के अंदर रिजाइन हुआ, उन्होंने वीआरएस लिया, उनकी फाइल चली, कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। लॉ मिनिस्ट्री ने मोदी जी के पास भेजी, मोदी जी ने दस्तखत किया, प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट ले लिया और अरुण गोयल साहब अपॉइंट हो गए। तो क्या हमारे वोटों का क्या, उनके हमारे वोटों के साथ क्या हो रहा है? ये देश के लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ा नहीं है? तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, हमारी श्रद्धा उनके प्रति बढ़ गई है, हमारी आशाएं उनके प्रति बढ़ गई हैं। तो दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि जो चुनाव आयुक्त नियुक्त हों, उसमें या तो सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले ले, वो कहे नहीं कुछ नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री भी नहीं, लीडर अपोजिशन भी नहीं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट आदमी होंगे और एक बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की वो निर्णय लेगी कि जो लोग चुनाव आयुक्त बन रहे हैं क्या वो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश में बिल्कुल इंडिपेंडेंट चुनाव कराने में सक्षम है। उनका किसी, उनके पिताजी का या उनके परिवार का किसी राजनीतिक दल से कोई प्रतिबद्धता तो नहीं है, वो किसी आइडियोलॉजी को तो सपोर्ट नहीं करते हैं। टीएन शेषन टाइप के आदमी को हिंदुस्तान में मुश्किल थोड़ी है, 142 करोड़ में शेषन साहब जैसा आदमी ना ढूंढा जा सके। तो मेरे ख्याल से मैं तो ये निवेदन करूंगा माननीय चंद्रचूड़ साहब ने कि आज आपने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है, ये भी निर्णय ले लीजिए, चुनाव आयुक्त तो आप अपॉइंट करिए, हमें आप पे पूरा विश्वास है, पूरे हिंदुस्तान पूरे विश्व को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। जिसको आप चुनाव आयुक्त बना लेंगे और जो आप निर्णय ले लेंगे ईवीएम से हो या मसीह साहब टाइप की फर्जीगिरी हो और ब्लैक मनी को कन्वर्ट करा के ईडी की इंक्वायरी रोकी जाए और उसके बाद जो पैसा न दे संजय सिंह और मनीष सिसोदिया टाइप के लोगों को जेल के अंदर भेज दिया जाए। तो ये जो हो रहा है, जैसे नोटबंदी के अंदर हुआ था, अचानक रात को 8 बजे कह दिया नोटबंदी, लोग जो है लाइन में लगे, फिर लाखों गरीब मरे, अमीर लोगों ने बैंक के पीछे के दरवाजे से अपने सारे ब्लैक मनी को चेंज करा लिया, उसमें भी नियमों का सारा उल्लंघन हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मॉनेटरी पॉलिसी का निर्णय लेना था, उनको निर्णय लेने के बाद ये पीएमओ ने बताया कि आपको ये निर्णय में हामी भरनी है। लाखों करोड़ों का हेर फेर हो गया उसके अंदर, अपोजिशन का पैसा खत्म हो गया, रूलिंग पार्टी ने खूब पैसा अपना जो है चेंज करा के लैंड खरीद खरीद के करोड़ों अरबों रुपए बना लिए। तो ये हमारे देश के गरीब लोगों के साथ क्यों अन्याय हो रहा है और ये अमीरों के साथ सारी पूंजी चलती चली जा रही है, ये तो माननीय न्यायाधीश महोदय आप कृपा करके देखें कि देश की गरीब जनता के अधिकारों का संरक्षण करना, उसके अधिकारों को बचाना तो माननीय आप लोगों का अधिकार है और आपका कर्तव्य भी है, जनहित से बड़ा तो कोई हित होता नहीं। तो कृपा करके जो इन लोगों ने निरंकुशता जारी कर ली है और जिस प्रकार से ये पार्टी को तोड़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये असफल हो रहे हैं। बुला तो लिया इन्होंने बहुत सारे लोगों को, बीजेपी के अंदर भ्रष्ट लोगों को बुला लिया, जिन पे ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी उनको बुला लिया, उन पे कार्रवाई बंद कर दी, जिन्होंने पैसा नहीं दिया या बीजेपी में नहीं आए उनको जेल के अंदर बंद कर दिया। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा चुरू के अंदर राहुल कसवा, एक हुआ जाट नेता जो कि चुरू से सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं 2 बार के, उनके पिताजी 2-3 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बड़े अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन्हें इन्होंने टिकट नहीं दिया, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, एक सीट तो चुरू की बीजेपी आपके हाथ से गई। राव वीरेंद्र सिंह, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह चौधरी छोटू राम के दौहित्र, उनके पुत्र ब्रजेंद्र सिंह जो आईएएस में थे और आईएएस रिजाइन करके पॉलिटिक्स में आए थे, हिसार से बीजेपी के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 2.5 लाख वोट से जीते थे, उनका भी टिकट काटने के चक्कर में थे ये, उन्होंने भी एक कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब हरियाणा के अंदर भी आपकी रोहतक की सीट, सोनीपत की सीट, हिसार की सीट, कुरुक्षेत्र की सीट, 4 सीट तो आपकी गई, तो आपको 370 तो छोड़िए, आपको 200 सीट नहीं मिलने वाली है। इसी बात से घबरा गए, इसीलिए हो सकता है राजीव जी जो
मुख्य चुनाव तो ये भी 2-4 दिन में रिजाइन कर दें, और रिजाइन करने के बाद ये हो फिर ये कहा जाए कि साहब वो इलेक्शन पोस्टपोन करना पड़ेगा, या संविधान को हम परिवर्तित करते हैं, इसको स्थगित करते हैं और अब माननीय मोदी जी ही जीवन पर्यंत प्रधानमंत्री रहेंगे, या राष्ट्रपति बन जाएंगे और राष्ट्रपति प्रणाली चालू हो जाएगी और अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अमित शाह जी के पुत्र जय शाह जी बन जाएंगे। तो इस प्रकार की घटनाएं, लेकिन आज की तारीख में जब तक ये लोकतंत्र जिंदा है, जब तक संविधान जिंदा है, जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, और जिस प्रकार से आज ये निर्णय हुआ है, इससे ये लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर, जो हमेशा से हम लोग सोचते आए, हिंदुस्तान के अंदर भारतीय लोकतंत्र नहीं मर सकता, बाबा साहब का, भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं खत्म किया जा सकता, इस देश के अंदर एक तंत्र स्थापित नहीं हो सकता, इस देश के अंदर जो हमारी साझी संस्कृति है, सभ्यता है, उसको जीवित करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का निर्णय जो है हिस्टोरिकल निर्णय है। ब्लैक मनी के स्रोतों को बंद करने का एक बहुत बड़ा कुठाराघात है और उस पर एक बहुत बड़ा आघात है, उसके मुंह को बंद कर दिया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2-4 दिनों में सत्ता पक्ष कोई ऐसी कार्रवाई कर सकता है जिससे कि ये हमारी जो संवैधानिक कार्य प्रणाली है उस पर कोई प्रहार हो। तो मैं देश की जनता से एक प्रार्थना करता हूं कि महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को बचाने के लिए जो भी करना पड़े हमें आपको करना चाहिए। और देश में जो महात्मा गांधी का अहिंसात्मक आंदोलन का एक पाठ था जो पूरे विश्व को उन्होंने पढ़ाया था, उस पे चल के इस देश को महान देश बनाना, यह हम आपका सबका मिला हुआ कर्तव्य है। और भारत माता की जय और जय हिंद।